हेलो एवरीवन। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्शन 1 के बारे में बात करेंगे और सेक्शन 1 में हम जिन जिन वीडियो को कवर करेंगे तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहले ये देख लेते हैं कि हम सेक्शन 1 में किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक करेंगे हम डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। थर्ड, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। फोर्थ आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और फिफ्थ आता है सॉल्यूशन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ economy under different economic condition। तो आज सबसे पहले हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आज का वीडियो जो हमारा कवर करेगा वो इस टॉपिक को कवर करेगा, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस is concerned with economic questions. It seeks to explain systematically a large variety of questions pertaining to economic behavior of individual, the society and the economy. इकोनॉमिक्स को बेसिकली हम एक सोशल साइंस मानते हैं। इकोनॉमिक्स को हम एक सोशल साइंस की तरह से ट्रीट करते हैं। जो कंसर्न होता है इकोनॉमिक क्वेश्चंस को लेके और सिस्टमेटिकली इस इकोनॉमिक क्वेश्चंस की लार्ज वैरायटी को वो सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करता है टू पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक बिहेवियर। एक इकोनॉमिक बिहेवियर एक इंडिविजुअल का, एक सोसाइटी का और एक इकोनॉमी का, एक कंट्री की इकोनॉमी के बिहेवियर को, इकोनॉमिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है सिस्टमेटिकली। इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक थॉट। सो इकोनॉमिक्स बिफोर 1890 उसको क्या बहुत लोग बुलाते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी। उन्होंने इकोनॉमी को पॉलिटिकल इकोनॉमी मतलब उसको जो और डिसिप्लिन्स हैं लाइक साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, एथिक्स, इन सब में से ही एक पार्ट काउंट करा था इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ ऑल दिस अदर डिसिप्लिन ऑल्सो। कोई डिफरेंट नहीं है इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, एथिक्स, इन सब को मिला के इन सब में ही एक पोर्शन आ जाता है, वो इकोनॉमिक्स है। तो फेमस ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टॉटल, उन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फैमिली एंड स्टेट कह के डिफाइन किया था। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम दो यूनिट्स के बारे में, इकोनॉमिक्स बेस ही दो यूनिट्स के बारे में है। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द अदर वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स।
As a word suggests, microeconomics. It studies the economic behavior of individual economic units and individual economic variables. मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो द वर्ड एज सजेस्ट माइक्रो मतलब स्मॉल, तो माइक्रो जो स्टडी करता है वो एक स्मॉल स्टडी करता है, वो एक इंडिविजुअल की बिहेवियर, उसके इकोनॉमिक यूनिट्स, उसके इकोनॉमिक वेरिएबल के बारे में स्टडी करता है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल किस टाइप से अपनी इनकम को अर्न जो करता है उसको कैसे स्पेंड करता है, कहाँ कहाँ उससे खर्च करता है, और एक इंडिविजुअल जो यूनिट है, एक इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट है, वो कैसे अपने ये डिसाइड करती है कि कौन से प्रोडक्ट को सेल करना है या प्रोडक्ट का कितना हमें सप्लाई देनी है मार्केट में। एक इंडिविजुअल यूनिट इसको कैसे कवर करती है, उसकी स्टडी जो हम करते हैं, दैट इज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। द अदर वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो वर्ड कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मार्कोस। मार्कोस मीन्स लार्ज। तो एज वर्ड सजेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डील करता है वो होल इकोनॉमी की फंक्शनिंग जो होती है उस पर डील करता है। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक्सप्लेन करता है कि जो इकोनॉमिक्स की टोटल आउटपुट है गुड्स और सर्विसेज का, और एम्प्लॉयमेंट है उसका कैसे रिसोर्सेज आता है, उसका फ्लक्चुएशन लेवल क्या है, और लॉट्स ऑफ थिंग। मतलब पूरा जो कंट्री की इकोनॉमी हम लोग डिस्कस करते हैं वो डिस्कस की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंस है वो सबसे पहला डिफरेंस आता है यूनिट ऑफ स्टडी। ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट ऑफ स्टडी डिफरेंट है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल पर्सन के बारे में, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में डिस्कस किया जाता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टडी अबाउट द होल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट आता है फोकस ऑफ स्टडी। फोकस ऑफ स्टडी में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इस तरह से डिफरेंट करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो डील करता है वो एक इंडिविजुअल मार्केट के प्राइस और क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है। उस पर उसका जो फोकस रहता है वो ये कहता है कि इंडिविजुअल मार्केट का प्राइस और क्वांटिटी कितना होगा, उनके जो रिसोर्सेज हैं उसका एलोकेशन कैसे होगा। तो इट मीन्स इट्स डील अबाउट ओनली द फंक्शन ऑफ वेरियस मार्केट, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, फैक्टर मार्केट हो, और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन सब के बारे में डिस्कस करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डील करता है वो एक इंडिविजुअल क्वांटिटी के बारे में नहीं, बल्कि जो एग्रीगेट क्वांटिटी होती है, एग्रीगेट क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया जाता है। किसी इनकम, इंडिविजुअल इनकम के बारे में नहीं, रादर इट डिस्कस अबाउट द नेशनल इनकम। कोई इंडिविजुअल यूनिट या इंडिविजुअल प्राइस के बारे में नहीं, बट डिसाइड करता है कि पूरी इकोनॉमी का प्राइस लेवल क्या है, और कोई इंडिविजुअल आउटपुट नहीं करता, वो नेशनल आउटपुट के बारे में डिस्कस करता है। थर्ड वन आता है हमारा बेसिक पैरामीटर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका बेसिक पैरामीटर होता है सब्जेक्ट का इनकम और इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल कंजम्पशन। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो उसका पैरामीटर है वो है एग्रीगेट प्राइस, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट वन आता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव। डिफरेंट पर्सपेक्टिव यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक इशू को लेके उनके पर्सपेक्टिव डिफरेंट होते हैं। एक फेमस इकोनॉमिक्स थे स्टिग्लिट्स, उन्होंने बोला था माइक्रो इकोनॉमिक्स को बॉटम अप व्यू और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द टॉप डाउन व्यू। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल्स की पूरी चीज़ों को डिस्कस करता है तो वो बॉटम से ऊपर देखता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी होल एग्रीगेट होल इकोनॉमी को स्टडी करता है तो वो टॉप डाउन उसका व्यू रहता है। मेथड्स ऑफ स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो मेथड स्टडी में यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है वो रिलेशनशिप डिस्कस करता है प्राइस और डिमांड में।
उसका ये अपना ही असम्पशन रहता है कि जो फैक्टर हैं वो सेम रहेंगे, मतलब कंजम्पशन, सप्लाई, वो सब सेम रहेगा, और उसका जो मेन स्टडी का मेथड है वो है प्राइस और डिमांड। एंड अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डिस्कस करता है वो डिस्कस करता है इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ऑल वेरिएबल्स लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट सप्लाई। उसका जो डिस्कशन है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका स्टडी उस पर ज़्यादा रहता है कि एग्रीगेट सब क्या रहता है। नेचर ऑफ अजम्पशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये अज्यूम करता है कि जो टोटल आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट जो भी दिया हुआ है वो उसके असम्पशन पे वो एक्सप्लेन करता है कि जो एलोकेशन है वो कैसे होगा, उसका हम प्राइस क्या रखेंगे, कमोडिटी, और उसको हम मतलब डिफरेंट कमोडिटी में हम उस प्राइस को, उस डिमांड को कैसे एलोकेट करेंगे, उसके उसी असम्पशन पे वो काम करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि उन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उन जो पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज हैं, रिलेटिव प्राइस है जो दिया हुआ है, उसमें वो डिफरेंट रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे एलोकेट करेगा। तो चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले जो डेफिनेशंस हैं इकोनॉमिक्स की, वी डिवाइडेड इट इनटू four hats, you can say that, four part. So the first definition is wealth definition given by Adam Smith. Adam Smith को हम सब जानते हैं कि Adam Smith को the father of economics कहा गया है। उन्होंने जो definition दी थी वो दी थी a science which inquires into the nature and cause of wealth of nations। उन्होंने economics को एक science बोला था जो nature का इंक्वायर करती है और पूरे कंट्री की वेल्थ का कॉज बनती है। सो what was the main features of wealth definition? First one is study of wealth। स्टडी ऑफ वेल्थ मतलब उनके अकॉर्डिंग टू वेल्थ डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ वेल्थ की स्टडी करता है। मेन ऑब्जेक्ट क्या है इकोनॉमिक्स का, कि हाउ पीपल अर्न वेल्थ एंड हाउ दे स्पेंड इट। सेकेंड फीचर है इस डेफिनेशन का, वो है कॉज ऑफ वेल्थ। सो कॉज ऑफ वेल्थ मतलब इकोनॉमिक जो एग्जामिन करती है वो कॉज को एग्जामिन करती है जो वेल्थ को इंक्रीज करने में सपोर्ट करते हैं। थर्ड वन इज इकोनॉमिक मैन। वेल्थ डेफिनेशन इकोनॉमिक को कंसीडर करती है इकोनॉमिक मैन के रूप में, हु इज अवेयर ऑफ ओनली हिज सेल्फ इंटरेस्ट, लाइक हाउ ही ग्रो हिज वेल्थ, हाउ ही स्पेंड इट। सो इकोनॉमिक मैन इनकी डेफिनेशन का थर्ड फीचर है इकोनॉमिक मैन। तो दिस डेफिनेशन इज क्रिटिसाइज्ड बाय लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, लॉट्स ऑफ thinker. So let's talk about the criticism. तो फर्स्ट जो लोगों ने बोला है वो ये बोला कि टू मच एम्फेसिस ऑन materialism. Okay,
तो जो इकोनॉमिक्स थे उनका ये मानना था कि एडम स्मिथ ने बहुत ज़्यादा इम्फेसिस किया है मेटेरियल पे। अकॉर्डिंग टू हिम, people earn and they spend on material. The only point is that how they earn and how they spend it. He avoid higher value of life like happiness, love, affection, care. He avoid all these emotions, only emotions on how we earn and how we spend. Narrow view of wealth. सो जो दूसरा सबसे मेजर क्रिटिसिज्म किया गया था, उन्होंने इकोनॉमिक्स ने बोला कि इनका वेल्थ डेफिनेशन का बहुत ही नैरो व्यू है वेल्थ को लेके। अकॉर्डिंग टू देम वेल्थ इज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल और टेंजिबल गुड। ही एक्सक्लूडेड नॉन मटेरियल गुड्स लाइक और सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन। उन्होंने अपनी डेफिनेशन से इन इम्पॉर्टेंट चीज को बिल्कुल ही अवे रखा। थर्ड आता है सेकेंडरी प्लेस टू मैन। वेल्थ डेफिनेशन में पर्सन को, एक इंडिविजुअल को सेकेंडरी प्लेस पे रख दिया है और वेल्थ इज द प्राइम ऑब्जेक्ट इन इंडिविजुअल या इन समवंस लाइफ। उनके अकॉर्डिंग वेल्थ ही एक ओनली एक एम है, एक आपका टारगेट है जिसको आपको अचीव करना है। और पर्सन जो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट करता है इकोनॉमिक्स में, उसको उन्होंने सेकेंडरी प्लेस दे दिया है। The fourth one is it ignores the problem of scarcity। इस डेफिनेशन में स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया है। स्कार्सिटी क्या है उसके बारे में आगे बात करते हैं, बट इस डेफिनेशन में इस स्कार्सिटी को एडम स्मिथ ने कोई भी प्लेस नहीं दिया है। सेकेंड डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, वो है वेलफेयर डेफिनेशन बाय अल्फ्रेड मार्शल। Political economy or economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with attainment and the use of the material requisites of well-being. Thus, it is on the one side a study of wealth and on the other and more important side a part of the study of man. एल्फ्रेड मार्शल ने जो इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल इकोनॉमी जो भी उन्होंने उसको नाम दिया, उसको जो स्टडी बोला वो बोला मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में एक पर्सन की क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में उन्होंने बोला। उन्होंने एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। उन्होंने एग्जामिन किया कि एक इंडिविजुअल और एक सोशल एक्शन की जो एक दूसरे जो बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड हैं टू अटेन एंड द यूज़ ऑफ द मटेरियल। जो वेलबींग के लिए मटेरियल हमें चाहिए होता है उससे बहुत ही मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड हैं एक पर्सन, उसकी इंडिविजुअल और सोशल एक्शन क्या है। तो एल्फ्रेड मार्शल की ये डेफिनेशन एक साइड पे वेल्थ की स्टडी करती है और ऑन द अदर साइड एंड मोर इम्पॉर्टेंट साइड अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैन। सो the main features of Alfred Marshall's definitions are
study of मैनकाइंड। एल्फ्रेड मार्शल की इस डेफिनेशन में उन्होंने पर्सन को बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस दिया है। नॉट ओनली पर्सन, मतलब इन हिज डेफिनेशन in his definition, welfare definition, he definitely give place to wealth as well as men. उनके according wealth is very important to lead a happy life, lead a good life, lead a life. Wealth is important because, but wealth is not an end by itself. Wealth सिर्फ अपने पे ही आके खत्म नहीं हो जाती है, ये also ह्यूमन वेलफेयर का एक कारण बनती है। तो जो मैं अकॉर्डिंग टू हिज डेफिनेशन, द पर्सन ऑक्यूपाइड द सेंट्रल प्लेस इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी business of life. According to him, because economics is also the study of ordinary business of life, like economic, social, religious and political, lots of reasons in the individual's life. Economics उसके बारे में भी study करता है। Economics concerned रहता है only with the economic aspects of human life. So according to Marshall, economics concern नहीं है what is the social, religious and political aspects of men's life. Ordinary business of life concern है मतलब कि how person earn income and how he spend income. The third one is study of मटेरियल वेलफेयर। मार्शल ने जो अपनी डेफिनेशन में मटेरियल वेलफेयर पे एम्फेसिस किया है। अकॉर्डिंग टू हिम, मटेरियल वेलफेयर इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली कंसर्न विद टोटल ह्यूमन वेलफेयर बट इज कंसर्न विद मटेरियल वेलफेयर ऑल्सो। Fourth one is emphasis on requisites of well-being. मार्शल की डेफिनेशन में मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबीइंग पे भी एम्फेसिस किया गया है। मटेरियल, ऑब्वियसली मटेरियल मीन्स लाइक फूड, क्लॉथ, शेल्टर आर वेरी इकोनॉमिक और वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स। तो मार्शल की डेफिनेशन इन चीज़ों पे भी एम्फेसिस करती है। Exclusion or non-economic एक्टिविटीज। तो मार्शल की डेफिनेशन में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक्सक्लूड कर दिया गया है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हाट? पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर और रिलीजियस एक्टिविटी। उस एक्टिविटी को मार्शल अपनी डेफिनेशन से एक्सक्लूड रखते हैं। इस डेफिनेशन को भी बहुत से इकोनॉमिक्स, बहुत से थिंकर ने क्रिटिसाइज किया है।
first one is economics regarded as a social science only. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स उन्होंने बोला है कि मार्शल की डेफिनेशन सिर्फ इकोनॉमिक्स को रिगार्ड करती है एज अ सोशल साइंस. अकॉर्डिंग टू हिम सोशल साइंस जो स्टडी करता है वो एक इंडिविजुअल लिविंग, जो एक इंडिविजुअल है वो एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर है या एक आइसोलेटेड पर्सन है, उसके बारे में स्टडी करती है. सो वेलफेयर डेफिनेशन जो है वो इस स्टडी को रेस्ट्रिक्टेड करती है कि इकोनॉमिक्स, इस डेफिनेशन ये रेस्ट्रिक्टेड करती है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्सन लिविंग इन ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी ओनली. In practical, classification of एक्टिविटीज. तो जो दूसरा क्रिटिसिज्म इस डेफिनेशन को लेके आता है वो आता है कि उन्होंने जो अपनी एक्टिविटी को क्लासिफिकेशन दिया बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है. लाइक क्लासिफिकेशन बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनके अकॉर्डिंग इट इज अनसाइंटिफिक, इलॉजिकल. So, moreover, welfare is composite and it's very difficult to separate material welfare from the total welfare. Only material aspect. So, economics है रॉबिन्स, लायनल रॉबिन्स, उन्होंने बोला है कि मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में ओनली मटेरियल थिंग्स को ही स्पेस दिया है. नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक डॉक्टर, लॉयर, टीचर, उसको उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कोई प्लेस नहीं प्रोवाइड करा है. रेस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, मार्शल की डेफिनेशन ने इकोनॉमिक्स के स्कोप को बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत चीज़ों के बारे में स्टडी करती है जो हार्डली प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर को, लाइक लिकर, सिगरेट. दे आर नॉट प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर, बट इनका प्रोडक्शन इन चीज़ों का प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो इसके बारे में भी इकोनॉमिक्स स्टडी करता है. Vague concepts of material welfare. तो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन ने मटेरियल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट किया है, क्योंकि मटेरियल वेलफेयर क्वांटिटेटिवली मेजर्ड नहीं किया जा सकता, वो एक सब्जेक्टिव थिंग है. सो इट रिलेट्स टू द मेंटल स्टेट ऑफ अ पर्सन. ये टाइम, प्लेस, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो वेलफेयर कभी भी ऑब्जेक्टिव टर्म्स में मेजर नहीं हो पाएगा. सो थर्ड डेफिनेशन इज स्कार्सिटी डेफिनेशन बाय लायनल रॉबिन्स. Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses.
अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर का रिलेशनशिप बिटवीन उसकी एंड मीन्स वांट एंड स्कार्स, मतलब उस वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, और वो रिसोर्सेज वैसे वो भी हो सकते हैं जो ऑल्टरनेटिव यूज़ हो सकते हैं। लाइक स्कार्स मीन्स किसी को कोई फैक्ट्री खोलनी है या कोई लैंड चाहिए, लाइक someone wants to open the factory or someone wants to build the house, but the land has alternative uses also. Farmers can farming there, uh, someone made their someone will make their home over there. So इकोनॉमिक्स जो है वो इसके बीच इन ह्यूमन के बॉन्ड्स और जो रिसोर्सेज हैं उसके बीच के रिलेशनशिप को डिस्कस करती हैं। So what is the first feature, the main features of the definition of Robbins? First one is unlimited ends, means wants. So रॉबिन्स की डेफिनेशन यहाँ पे बताती है कि जो एंड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, मतलब इट्स यू कैन नॉट से कि ये स्टैटिक नहीं है, कोई भी बॉन्ड्स है कोई स्टैटिक नहीं है, इट इज़ लार्ज इन नंबर एंड दे आर मल्टीप्लाई ओवर टाइम ऑल्सो, सो बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। Second point he discussed in his definition is scarce means. So scarce means the human life जो है that means to satisfy human wants और that is unlimited. तो means जो वो refer करता है क्या, सो जो मीन्स वॉट की जो ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए दैट आर लिमिटेड। लेबर इज लिमिटेड टू सी द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, लैंड इज लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इन द वर्ल्ड ऑफ द फेमस इकोनॉमिक्स मिल्टन Friedman, he said if the means are not scarce, there is no problem at all. There is निर्वाणा। मिल्टन फ्राइडमैन कहते हैं कि अगर मीन्स इफ द मीन्स आर नॉट स्कार्स देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, देयर इज निर्वाणा। मतलब अगर स्कार्स लिमिटेड नहीं है, जो हमें रिसोर्सेज चाहिए दैट आर नॉट लिमिटेड, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो स्टेज हो गया आपका निर्वाणा का स्टेज में पहुंच गया। द थर्ड one is alternative uses of means. Alternative uses of means like कि अगर हमें लेबर चाहिए, उन रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए लेबर चाहिए, तो लेबर नॉट ओनली इज अटैच विद दैट प्रोसेस ओनली, लेबर यूज़ हो सकती है फील्ड में भी, फैक्ट्रीज में भी। लैंड चाहिए तो लैंड फार्मिंग के लिए भी यूज़ हो सकती है और किसी कोई फैक्ट्री बनाने के लिए भी। तो प्रॉब्लम क्या होती है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किसी भी प्रोडक्शन, डिफरेंट कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन में
जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है उन रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए। फोर्थ वन इज चॉइस, बिकॉज ह्यूमन वॉन्ट्स आर एंडलेस। सो इस पे इकोनॉमिक्स जो है दे हैव टू रिसर्च ह्यूमन बिहेवियर की इन्वॉल्व, उनको सम कुछ चॉइस को, मतलब कौन सा इम्पॉर्टेंट है कौन सा कम है, उसके तौर पे उनको वो रिसोर्सेज को एलोकेट करना होगा। द मेन थिंग इज चॉइस। चॉइस मतलब कि जो गेन को मैक्सिमाइज कर दे, उन्हीं रिसोर्सेज को लेते हुए जो हमारा गेन है दैट गेन द मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम बेनिफिट। Economics as a science. तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, उनके अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन में ही सेड कि इकोनॉमिक एक सिस्टमेटिक नॉलेज देता है ह्यूमन एफर्ट्स जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगते हैं, और वो किस चीज़ से अराइज होते हैं, स्कार्स से, स्कार्स और अनलिमिटेड बॉन्ड्स। Merits of this definition. First one is logical explanation of economic problem. तो रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो एक क्लियरली जो रूट कॉज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का उसके बारे में बात करती है, और जो व्हाट इज द रूट कॉज, इज द रूट कॉज ऑफ रूट कॉज इज द स्कार्सिटी, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो भी अराइज होती हैं ड्यू टू स्कार्सिटी होती हैं, स्कार्सिटी इन द रिलेशन ऑफ द डिमांड। यूनिवर्सल नेचर, जो स्कार्सिटी डेफिनेशन है वो एम्फेसाइज करती है इकोनॉमिक्स के यूनिवर्सल नेचर को, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, कहीं भी कभी भी और किसी भी कंट्री में हो सकती है। स्कार्सिटी जो है वो इज नॉट ओनली कंसर्न विद अ सिंगल कंट्री और सिंगल इकोनॉमिक कंडीशन। थर्ड वन इज ह्यूमन साइंस। तो रॉबिन्स ने बोला है कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन साइंस भी है, और इज नॉट मेयरली अ सोशल साइंस, इज अ ह्यूमन साइंस ऑल्सो, क्योंकि जो चॉइस और रिसोर्सेज एलोकेशन है वो एक इंडिविजुअल के को माइंड में रख के दिए जाते हैं। अब वेदर वो पर्सन किसी ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी का हो या कोई एक आइसोलेटेड कम्युनिटी का हो। wider view of economic एक्टिविटी। तो रॉबिन्स की डेफिनेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक वाइडर व्यू प्रोवाइड करवाती है, बिकॉज जो उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक स्टडी जो है वो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करती है, वेदर इट रिलेट टू द प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स और सर्विसेज, और provided it involved to scarcity of means in relation of person bonds.
पॉजिटिव साइंस। रॉबिन्स की डेफिनेशन इकोनॉमिक्स को एक पॉजिटिव साइंस के तौर पे इम्फेसिस करती है। इकोनॉमिक्स जो है एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो एक फ्रेम देती है, एक फ्रेमवर्क देती है कि हम लोग एनालिसिस कर सकें कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम सोसाइटी किस बेस पे और किस रूप में फेस कर रही है। और रॉबिन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स जो है वो एक इंडिविजुअल के उस एंड के बारे में नहीं है जो वो क्या अचीव करना चाहता है, उस एंड के बारे में भी बात करती है कि वो किस एंड को सेक्रीफाइस कर सकता है या करना चाहता है। इस डेफिनेशन को भी बहुत से इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया है। फर्स्ट वन इज narrow view of economics। तो रॉबिन्स की डेफिनेशन को इस ग्राउंड पे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि इकोनॉमिक्स को इन्होंने एक पॉजिटिव साइंस माना है और इसको एक न्यूट्रल बना दिया है एंड्स और स्कार्सिटी के बीच में। क्योंकि बहुत से इकोनॉमिक्स मानते हैं कि उनको ये भी बताना चाहिए था कि गुड और बैड आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, कुछ एक सर्टेन चॉइसेस पे व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, इस डेफिनेशन में ये भी कवर करना चाहिए था। बिकॉज टुडेज मॉडर्न इकोनॉमिक्स दे बिलीव कि इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली अ पॉजिटिव साइंस, इट्स ऑल्सो अ नॉर्मेटिव साइंस। restricted subject matter of इकोनॉमिक्स। तो रॉबिन्स की डेफिनेशन में ये बोला गया है कि उन्होंने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनकी जो सारी थ्योरी है वो इसी पे रहती है कि व्हाट इज एंड व्हाट इज ह्यूमंस वांट एंड व्हाट इज द स्कार्सिटी ऑफ मी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम ये इसलिए इनएडिक्वेट है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर को अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम में इंक्लूड करती ही नहीं है। क्योंकि नाउअडेज इकोनॉमिक कंडीशंस आर फेसिंग टू मैनी प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, instability, lots of things are there। तो इस मैटर को रॉबिन्स की डेफिनेशन उनकी डेफिनेशन में कवर अप नहीं किया जाता है। द थर्ड वन इज स्टैटिक डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू उन्होंने क्रिटिसाइज जो करते हैं उनके अकॉर्डिंग क्रिटिक्स जो हैं वो कहते हैं कि रॉबिन्स की डेफिनेशन अपने कंटेंट पे स्टैटिक है। उनका एक स्टैटिक व्यू है स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को लेके। उन्होंने ये कभी उनकी डेफिनेशन में या उन्होंने इस चीज़ पे कभी भी जोर नहीं दिया कि दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन द फ्यूचर। रिसोर्सेज आर लिमिटेड but in near future it can be increased। The fourth one is economics as a science। तो रॉबिन्स की डेफिनेशन इकोनॉमिक्स को ट्रीट करती है एज अ साइंस ओनली, बट इनफैक्ट इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस एज वेल एज आर्ट भी है।
fifth one is economic problem may not always arise from scarcity. इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमेशा स्कार्सिटी से अराइज नहीं होती है, बहुत सारे अलग सी भी चीज़ें हैं जिनके वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, लाइक गुड्स एबंडेंस या फ्लड, टू मैनी थिंग्स आर देयर. बट रॉबिन्स की डेफिनेशन एम्फेसिस करती है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी. The fourth definition by Paul A. Samuelson, this is growth-oriented definition. Economics is the study of how people in society choose, with or without the use of money, to employ the scarce productive resources, which have alternative uses, to produce various commodities over time and distribute them for consumption now or in the future among various people and groups in the society. तो अकॉर्डिंग टू सैमुएल्सन, इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है कि कैसे एक कोई लोग या सोसाइटी चूज करते हैं कि दे चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, कि वो स्कार्स को कैसे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में लगा सकते हैं जिसके और भी ऑल्टरनेटिव यूज हो, और वो वेरियस कमोडिटी को ओवर टाइम प्रोड्यूस कर सके और उसको कंजम्पशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सके अभी और इन द फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी. तो सैमुएल्सन की डेफिनेशन जो एम्फेसिस करती है वो एम्फेसिस करती है इन पॉइंट्स पे. द फर्स्ट पॉइंट इज एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. रॉबिन्सन की तरह ही सैमुएल्सन ने भी एम्फेसिस किया है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जो अराइज होती है स्कार्स रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट से. सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. दूसरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है सैमुएल्सन की डेफिनेशन का, कि अकॉर्डिंग टू हिम scarcity is not static. If wants are not static, they are dynamic. They also grow and multiply over time. So like these resources can also grow in the coming year by time. Third one is dynamic अप्रोच. तो सैमुएल्सन की डेफिनेशन एक डायनामिक अप्रोच को अडॉप्ट करके इकोनॉमिक्स उसके बेस पे स्टडी करती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी इकोनॉमिक्स का. फोर्थ वन इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम. सैमुएल्सन की डेफिनेशन नॉट ओनली डायनामिक है कंटेंट में बट स्कोप में भी बहुत वाइडर है. अकॉर्डिंग टू हिम रिसोर्स एलोकेशन जो है वो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, चाहे वो बार्टर इकोनॉमिक्स हो या फिर मनी यूजिंग एक्सचेंज इकोनॉमिक्स. फिफ्थ वन इज कॉम्प्रीहेंसिव.
सैमुअल्सन की डेफिनेशन ग्रोथ ओरिएंटेड एज वेल एज फ्यूचर ओरिएंटेड भी है। ये मार्शल की वेलफेयर इकोनॉमिक्स और रॉबिन्स की स्कार्सिटी एंड चॉइस एस्पेक्ट को जॉइन करके अपनी डेफिनेशन को प्रेजेंट करते हैं। द सिक्स्थ वन इज broader perspective। सिक्स्थ जो एम्फेसिस है वो है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। सैमुअल्सन की डेफिनेशन सब्जेक्ट को बहुत ही ब्रॉड करती है। सो सैमुअल्सन की ये डेफिनेशन बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देती है। सो अकॉर्डिंग टू हिम इट्स नॉट सब्जेक्ट मैटर जो इकोनॉमिक्स का है ये सिर्फ इंक्लूड नॉट ओनली इंक्लूड द scarcity but also the consumption, production, exchange, distribution, all this in economic growth. So as discussed above all the definitions, Samuelson definition is considered nowadays because the Samuelson definition is dynamic in content. It also widened the subject matter of economics, and it's also applicable on all types of economy, whether it is capitalist, socialist, or mixed. So this definition accepted by most of the economics. So guys, bye for now. We will meet on my next video, the second topic, basic concepts of economics.